बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई औरत, पूरी दुनिया उसके ऊपर तुह तुह कर रही थी। फिर एक हैंडसम और अमीर ज़्यादा ने उसे शादी का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उसने एक शर्त रखा। शर्त सुनकर लड़की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शर्त ये थी कि राधा एक खूबसूरत, होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो बिना शादी के गर्भवती हो गई। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो उसकी जिंदगी नरक बन गई। हर कोई उसे तानों से छलनी करने लगा। उसके माता पिता, जो समाज में इज्जतदार माने जाते थे, उसे घर से निकालने पर मजबूर हो गए। राधा अब अकेली थी, कोई सहारा नहीं, कोई हमदर्द नहीं। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन समाज के ताने उसकी हिम्मत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन जब वह पार्क में उदास बैठी थी, तो एक लंबा, हैंडसम और बेहद अमीर शख्स करण मेहरा उसके पास आया। करण शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक था। वह काफी गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक था। मुझे तुमसे शादी करनी है, करण ने सीधे कहा। राधा हैरान रह गई। ये आदमी कौन था? वो उसे जानती भी नहीं थी, और वो क्यों उससे शादी करना चाहता था, जबकि पूरी दुनिया उसे ठुकरा चुकी थी। क्यों? उसने संदेह से पूछा। इसके पीछे एक वजह है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, करण ने गंभीरता से कहा। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तरफ वो उसकी जिंदगी बदल सकता था, दूसरी तरफ उसकी शर्त उसे किसी और दलदल में न धकेल दे। क्या शर्त है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। करण ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम मुझसे शादी तो कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें कभी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछना होगा, और ना ही यह जानने की कोशिश करनी होगी कि मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसी अजीब शर्त थी? कोई इंसान अपने बारे में सच छुपाने के लिए शादी क्यों करना चाहेगा? वह गहरी सोच में पड़ गई। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रस्ताव उसके लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल रहा है या किसी और गहरी साजिश का हिस्सा है। अगर वो शादी कर लेती तो समाज की नज़रों में उसकी इज्जत बच सकती थी। उसका बच्चा एक पिता का नाम पा सकता था। लेकिन बिना जाने कि करण की मंशा क्या थी, ये शादी करना एक बड़ा खतरा भी हो सकता था। राधा के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो अपनी तकदीर खुद बनाए, अकेले अपने बच्चे को जन्म दे और समाज से लड़े, या फिर करण की शर्त मानकर एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन एक रहस्य के साथ। वह रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में सवालों का तूफान था। आखिरकार सुबह उसने फैसला कर लिया। सुबह होते ही राधा ने करण को मिलने के लिए बुलाया। मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, उसने गंभीर आवाज में कहा। करण की आंखों में एक अनजानी चमक आई, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। बिना ज्यादा कुछ कहे उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, बैठो, अब से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। राधा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसने गाड़ी में बैठने का फैसला किया। गाड़ी तेज रफ्तार में शहर के बाहर किसी अनजान जगह की तरफ बढ़ने लगी। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन मन में बस एक ही सवाल था, मैंने जो किया वो सही था या गलत? करीब 2 घंटे बाद गाड़ी एक शानदार लेकिन थोड़ी रहस्यमयी हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। ये तुम्हारा नया घर है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने हवेली को ध्यान से देखा। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बड़ा सा लोहे का गेट अंदर आने वालों को जांचने के लिए काफी था। अंदर घुसते ही नौकरों की एक लंबी कतार खड़ी थी, जैसे वे पहले से ही उसके स्वागत के लिए तैयार हों। सब लोग इसे महेंद्र हवेली के नाम से जानते हैं, करण ने बताया। राधा ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ और कोई रहता है? करण की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने जवाब देने के बजाय नौकर से कहा, राधा को उसका कमरा दिखाओ। राधा को एहसास हुआ कि शायद उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो करण की शर्त के खिलाफ था। राधा को हवेली में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। करण दिन भर बिजनेस में व्यस्त रहता और रात को भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता। वो बहुत अच्छा इंसान था, राधा का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन उसके अतीत को लेकर हमेशा चुप्पी साधे रखता। हवेली में कुछ चीजें अजीब थीं। रात को अक्सर किसी के चलने की आवाजें आती थीं। कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, जिन्हें कोई खोलने नहीं देता था।
नौकर अक्सर फुसफुसाते रहते, लेकिन राधा के पास आने पर चुप हो जाते। राधा को महसूस होने लगा कि इस हवेली में कुछ छुपा हुआ है। एक रात जब करण अपने कमरे में नहीं था, राधा ने हिम्मत की और उन दरवाजों में से एक को खोलने की कोशिश की जो हमेशा बंद रहता था। दरवाज़ा थोड़ा अटका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया वो खुल गया। अंदर जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी में कुछ चीजें दिखाई देने लगीं। पुराने फर्नीचर पर जमी धूल, टूटी हुई तस्वीरें और दीवारों पर अजीबो-गरीब खरोंचों के निशान। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर। उसमें करण एक औरत के साथ खड़ा था। वह औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। तस्वीर पर जगह जगह लाल रंग के धब्बे थे जो खून जैसे दिख रहे थे। राधा का गला सूख गया। ये कौन है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राधा ने तेजी से पलटकर देखा। कर्ण दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से और डर का अजीब सा मिश्रण था। मैंने कहा था ना, मेरे अतीत के बारे में मत पूछना। उसकी आवाज ठंडी और कड़क थी। राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, करण, ये तस्वीर किसकी है और ये जगह इतनी बंद क्यों रहती है? करण ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें जानना है तो सुनो। ये मेरी पत्नी थी, मीरा। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी? हाँ। करण की आंखें किसी अंधेरे भूतकाल में खो गईं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि इस आदमी के दिल में कितना दर्द छुपा हुआ था। लेकिन फिर सवाल आया, मीरा मरी कैसे? करण ने कहा, मीरा को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। उसकी मौत एक हादसा थी, या शायद नहीं। राधा ने महसूस किया कि करण सच छुपा रहा था। शायद नहीं? क्या मतलब? करण ने आंखें बंद कर लीं। वो इसी हवेली में मरी थी और उसके बाद से अजीब चीजें होने लगीं। राधा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। कैसी अजीब चीजें? करण की आवाज कांप गई। रात में किसी के चलने की आवाजें, कमरों में किसी की परछाइयां दिखना और कभी-कभी मीरा की हंसी सुनाई देना। राधा की रूह कांप गई। उसने खुद भी तो यहां अजीब घटनाएं महसूस की थीं। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? राधा ने डरते डरते पूछा। करण ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मीरा की आत्मा अब भी इस हवेली में है और वो नहीं चाहती कि मैं किसी और को अपना बनाऊं। राधा को लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। राधा का पूरा शरीर कांप उठा। हवेली की रहस्यमयी दीवारें, रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें और अब करण का ये खुलासा कि उसकी मरी हुई पत्नी मीरा की आत्मा अब भी यहां भटक रही है। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मीरा तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहती, फिर भी? करण की आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया। उसने राधा की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं इस हवेली में कैद हूं। मीरा की आत्मा मुझे यहां से जाने नहीं देती। लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई और इस घर में आएगा तो शायद ये श्राप टूट जाएगा। शायद तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। राधा के होंठ सूखने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। अगर मैं इस घर में रही तो क्या मेरी जान को खतरा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी नजरें झुका लीं। राधा के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन अब वो इस घर में आ चुकी थी और लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उस रात हवेली के माहौल में अजीब सी घुटन थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक खटाक, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राधा की सांसें तेज हो गईं। कमरे में हल्का चांदनी का उजाला था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और पलटी। आईने में उसने देखा, उसके ठीक पीछे एक धुंधली परछाई थी। उसका गला सूख गया। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक राधा, एक धीमी सर्द आवाज ने उसका नाम पुकारा। उसने तेजी से पलटकर देखा।
कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फर्श पर गई, उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर निकलने को तैयार थी। फर्श पर खून से लिखा था, ये हवेली मेरी है, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। राधा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। फर्श पर खून से लिखा हुआ वह संदेश उसे चेतावनी दे रहा था, ये हवेली मेरी है, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और दौड़ते हुए करण के कमरे की ओर जाने लगी। मगर जैसे ही वह हवेली के लंबे गलियारे में पहुंची, वहां की बिजली झपक झपक कर बुझने लगी। दीवारों पर टंगे बड़े बड़े चित्रों की आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। अचानक गलियारे में खड़े एक विशाल दर्पण में उसने कुछ देखा। वहीं पीछे कोई खड़ा था, लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। मीरा। राधा की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने अपनी आंखें भींच लीं और तेजी से करण के कमरे की ओर भागी। उसने दरवाजा जोर से पीटना शुरू किया। करण, दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा झटके से खुला और करण सामने खड़ा था। राधा हाँफ रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने मीरा को देखा, वो यहीं थी। करण की आंखों में एक साया लहरा गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और राधा को अंदर खींच लिया। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? करण ने चिंतित आवाज में पूछा। राधा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन फर्श पर खून से लिखा था कि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। करण, सच बताओ, मीरा आखिर चाहती क्या है? करण ने गहरी सांस ली और कहा, वो नहीं चाहती कि मैं दोबारा किसी और से प्यार करूं। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा उसका रहूंगा, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की तो वो भटक गई। अब वो तुम्हें हटाना चाहती है। राधा के दिल में खौफ बैठ गया। मतलब, मैं खतरे में हूं? करण ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा। जवाब उसकी चुप्पी में छिपा था। राधा अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले उसे सच्चाई जाननी थी। रात के सन्नाटे में जब करण सो रहा था, राधा ने फिर से उन बंद कमरों में जाने की ठानी। वह हवेली की सीढ़ियों से उतरकर उस पुराने कमरे के पास पहुंची, जहां मीरा की तस्वीर लगी थी। दरवाजा हल्की सी धक्का देने पर खुल गया। कमरा ठंडा था, जैसे अंदर किसी की मौजूदगी हो। राधा ने इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला और अंदर एक पुराना बक्सा रखा था। राधा ने बक्से का ढक्कन हटाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बक्से के अंदर मीरा की डायरी थी। राधा ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया था। राधा की सांसें थम गईं। डायरी के अगले पन्नों में कुछ ऐसा लिखा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। करण ने मुझसे धोखा किया था। उसने मुझसे झूठ बोला और जब मैंने सच जानने की कोशिश की तो उसने मुझे मार दिया। अब मैं लौट आई हूं उसे अपना वादा याद दिलाने। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। करण, जिसे वो इतना भला समझ रही थी, वही मीरा का कातिल था। तभी कमरे में अचानक हलचल हुई। कोई उसके पीछे था। राधा ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। करण दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। मैंने तुमसे कहा था कि अतीत मत कुरेदो राधा। उसकी आवाज में एक अजीब सर्दपन था। राधा के हाथ से डायरी गिर पड़ी। अब वह एक हवेली में एक आत्मा और एक खूनी पति के बीच फंस चुकी थी। क्या वह यहां से जिंदा निकल पाएगी या फिर मीरा की आत्मा उसे बचाने आएगी? करण दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो राधा ने पहले देखा था। अब वहां सिर्फ गुस्सा, डर और एक गहरा राज था। राधा ने तेजी से डायरी उठानी चाही, लेकिन करण ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। तुमने मेरी बात नहीं मानी राधा। मैंने कहा था अतीत को मत कुरेदो। राधा की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में मीरा की लिखी हुई बातें गूंज रही थीं। करण ने मुझे मारा था, मैं लौट आई हूं उसे अपना वादा याद दिलाने। करण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब तुम जान चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या करण उसे भी मार देगा जैसे उसने मीरा को मारा था? करण ने राधा का हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। चलो अब ये खेल खत्म करते हैं। लेकिन तभी रुक जाओ।
एक ठंडी गूंजती हुई आवाज हवेली में फैल गई। राधा और करण दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज सामने वाले आईने से आ रही थी। आईने में मीरा खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। करण, तुमने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए खत्म हो गई? मीरा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो हर कोने से आ रही हो। करण पीछे हटा, उसका चेहरा अब डर से सफेद पड़ चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आईना अचानक चटकने लगा। उसमें से मीरा की परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। करण ने तेजी से राधा का हाथ छोड़ दिया और दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब करण, राधा और मीरा तीनों उसी कमरे में थे। मीरा अब पूरी तरह करण के सामने थी। आज तुमसे तुम्हारा हिसाब लेने आई हूं करण, करण ने डरते डरते कहा। मीरा, मुझे माफ कर दो, वो एक गलती थी। राधा सब कुछ सुन रही थी। तो सच में तुमने मीरा को मारा था? करण के चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। उसने एक गहरी ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैंने उसे मारा। राधा की रूह कांप गई। करण ने आगे कहना शुरू किया, मीरा ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की थी। वो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी और मुझे ये मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने उसे मार दिया और उसकी मौत को हादसा बना दिया। मीरा की आत्मा हंसने लगी, एक डरावनी, गूंजती हुई हंसी। अब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुमने मुझे भेजा था। करण! अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। हवेली में एक तेज तूफानी हवा चलने लगी। करण चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मीरा की आत्मा हवा में घुलने लगी और उसकी परछाई करण के शरीर पर पड़ गई। करण की आंखें सफेद हो गईं। उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसे अदृश्य रूप से खींच रहा हो। मुझे मत ले जाओ, मुझे माफ कर दो। लेकिन मीरा ने उसकी एक नहीं सुनी। एक तेज बिजली कड़की और अगले ही पल करण जमीन पर गिर गया। वो पूरी तरह निर्जीव था। राधा पूरी तरह सदमे में थी। उसने करण के शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं था। मीरा की आत्मा अब शांत लग रही थी। उसने राधा की तरफ देखा और कहा, अब ये हवेली तुम्हारी है, राधा। राधा कांप गई। क्या अब तुम चली जाओगी? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। नहीं राधा, मैं अब भी यहीं हूं, क्योंकि अब तुम मेरी जगह लेने आई हो। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि कमरे के सभी शीशों में अब उसकी खुद की परछाई नहीं दिख रही थी, सिर्फ मीरा की। और तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब राधा खुद इस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। एक अनकही शर्त। राधा बुरी तरह हाँफ रही थी। करण अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन मीरा अभी भी थी। कमरे के सारे शीशों में राधा की कोई परछाई नहीं दिख रही थी, सिर्फ मीरा। अब तुम मेरी जगह लेने आई हो, राधा। मीरा की आवाज किसी गहरी खाई से आ रही थी। राधा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, मुझे जाने दो। मीरा मुस्कुराई। इस हवेली में जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता, राधा। अब तुम यहाँ की नई रानी हो। और तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राधा तेजी से दरवाजे की ओर भागी। उसने उसे जोर से खींचा, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे जाने दो, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन तभी हवेली के अंदर कुछ बदलने लगा। दीवारें हिलने लगीं, अंधेरे कोनों से फुसफुसाहटें आने लगीं और गलियारों में अजीब सी परछाइयां दौड़ने लगीं। फर्श पर खून के निशान उभर आए। राधा ने देखा कि आईने में मीरा की जगह अब एक और परछाई थी, उसकी खुद की। लेकिन ये परछाई हंस रही थी, एक डरावनी हंसी के साथ। फिर उस परछाई ने अपनी आंखें खोलीं। वे गहरी, काली और खाली थीं। राधा ने एक कदम पीछे लिया। मैं तो जिंदा हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन आईने में उसकी परछाई ने कहा, नहीं राधा, तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी हो। राधा ने खुद को चुटकी काटी। वो अब भी जिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखा, करण की लाश गायब हो चुकी थी। और फिर सीढ़ियों के ऊपर करण खड़ा था, लेकिन अब वो वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, चेहरे पर एक विकृत हंसी थी। राधा, अब तुम और मैं हमेशा के लिए यहां रहेंगे, करण ने एक अजीब, धीमी आवाज में कहा। राधा ने तेजी से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए।
तभी मीरा की आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था ना राधा, इस हवेली में जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो यहाँ मरने नहीं आई थी। उसने मीरा की डायरी के पन्नों को याद किया। मीरा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? राधा ने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। करण आगे बढ़ने लगा। उसका चेहरा अब पूरी तरह भयानक दिखने लगा था। राधा ने जोर से कहा, मीरा, अगर मैं करण को हमेशा के लिए खत्म कर दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मीरा चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम इस हवेली को करण से आजाद कर सको तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। करण जोर से हंसा। तुम मुझसे जीत नहीं सकती राधा। राधा के पास अब सिर्फ एक आखिरी मौका था। या तो वो करण को खत्म करे या फिर हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाए। लेकिन क्या वो कर पाएगी? राधा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। करण अब पूरी तरह किसी अंधेरे शक्ति का हिस्सा बन चुका था। उसकी सफ़ेद आंखें, डरावनी हंसी और अजीबोगरीब परछाइयां जो उसके चारों ओर घूम रही थीं, वो अब इंसान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा की आत्मा खड़ी थी। उसकी लाल आंखें करण को जलाकर राख कर देना चाहती थीं, लेकिन वो खुद करण को खत्म नहीं कर सकती थी। ये काम राधा को करना था। राधा ने एक गहरी सांस ली। अगर मुझे इस हवेली से बाहर निकलना है तो मुझे करण को रोकना ही होगा। लेकिन कैसे? राधा को अचानक याद आया। मीरा की डायरी में एक जगह लिखा था, करण को हराने के लिए उसे उसी चीज से खत्म करना होगा जिससे उसने मुझे खत्म किया था। राधा ने तेजी से बक्से को खंगाला जहां मीरा की डायरी मिली थी, और तभी उसे एक जंग लगी हुई, खून से सनी तलवार मिली। मीरा की आत्मा धीरे से फुसफुसाई, करण ने इसी तलवार से मेरा गला रेता था। अगर तुम इस तलवार से उसे मार दो तो उसका श्राप टूट जाएगा। करण ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तुम मुझसे लड़ोगी राधा? राधा ने तलवार कसकर पकड़ ली। हाँ, और ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी। करण ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके पीछे से कई काली परछाइयां निकलने लगीं, जो अब राधा की ओर बढ़ रही थीं। राधा ने बिना सोचे तलवार घुमा दी। एक झटके में उसने एक परछाई को काट दिया और वो धुएं में बदल गई, लेकिन करण तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगी राधा, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन राधा ने पूरा जोर लगाकर तलवार करण के सीने में घोंप दी। करण चीख उठा। उसकी आंखें और सफ़ेद हो गईं। उसके शरीर से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हवेली कांप उठी। करण के शरीर से वो सारी काली आत्माएं बाहर निकलने लगीं। उसकी खाल जलने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो राख में बदल गया। करण के खत्म होते ही हवेली की दहाड़ती आवाजें शांत होने लगीं। राधा हाँफ रही थी। तलवार उसके हाथ से गिर गई। मीरा की आत्मा अब हल्की सी मुस्कुराई। तुमने मुझे और इस हवेली को श्राप से मुक्त कर दिया राधा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या मैं जा सकती हूं? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखना, इस हवेली की कहानी अब खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। जैसे ही राधा ने हवेली के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वो खुद ब खुद खुल गया। राधा ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मीरा अब धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। राधा ने जल्दी से हवेली से बाहर कदम रखा। सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और उसने गहरी सांस ली। वो जिंदा थी, वो आजाद थी। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। आईने में मीरा की परछाई अब भी दिख रही थी। राधा का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वो सच में इस हवेली से बाहर निकल पाई थी, या फिर अब वो खुद इस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी?